है। इसके पहले जो सरकार थी आप उस पार्टी में भी शामिल थे, बहुजन समाज पार्टी में भी आप थे, अब आप समाजवादी पार्टी में हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या हम बुंदेलखंड के लोग ऐसी तड़पते रहेंगे, बिना विकास के रहेंगे, राजनेता अपनी रोटियां सेकेंगे? हेलो जी देखिए, बुंदेलखंड के जो किसान हैं, हेलो आपकी आवाज आ रही है? बोलना जारी रखिए आप। बुंदेलखंड के जो किसान हैं वो लघु सीमांत छोटे छोटे किसान हैं और यहाँ सिंचाई के साधनों का अभाव है और जब तक सिंचाई के साधन डेवलप नहीं हो सकते, भारत सरकार ने अभी 7263 कितने का पैकेज यहाँ जारी किया। उन्होंने कहा बुंदेलखंड को स्पेशल पैकेज दिया गया। हाँ। वो स्पेशल पैकेज भारत सरकार का कहीं दिखा नहीं है। हाँ। जो किसान के लिए वो सूखा समन कार्य नीति योजना बना करके आया था, वो पैकेज सूखे से निपटने के लिए कार्य नीति बनाने के लिए उसका नाम दिया गया जी। लेकिन वो सूखा से निपटने के लिए जो अधिकारियों की कार्य योजना है, भारत सरकार में बैठे योजना आयोग के जो मनतेज सिंह अहलुवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष पटेल साहब माफी चाहूंगा, ये बहुत समझ इस बात को रखा कि किसानों की उस दुर्दशा को सुधारने के लिए जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको चाहिए सिंचाई का साधन, डेवलपमेंट के लिए पानी, और जब तक सिंचाई का साधन नहीं होगा, बुंदेलखंड हमारा पलायन कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसके लिए आवश्यक है सिंचाई के साधन हम डेवलप कर। पटेल साहब बहुत अदब से कहूंगा, दोनों बड़ी पार्टियों में आप रह चुके हैं और प्रोमिनेंट पोजीशंस पर रहे हैं। कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा चारों की सरकारें बुंदेलखंड ने देखी, और ये बात जो आप बता रहे हो, ये कोई गोपनीय तथ्य तो है नहीं कि बुंदेलखंड में पानी जब तक नहीं होगा विकास नहीं होगा। ये तो छत्रसाल के समय से लोग जान रहे हैं कि पानी नहीं होगा। आप अब की बात बता रहे हो। मुझे सुनो ना पटेल साहब, चार सरकारें, चारों पार्टियों की सरकारें वहां रही जब से देश आजाद हुआ। ये सत्य जो आज उद्घाटित हो रहा है इस मंच पर आपके द्वारा, इस सत्य को ठीक करने के लिए कांग्रेस की सरकार रही, उत्तर प्रदेश में मेजॉरिटी की सरकार रही दशकों तक, भारतीय जनता पार्टी की रही, बहन जी की रही, नेताजी की रही, अब भैया जी की है। इतनी सरकारें आ गई, ये सत्य किसी ने पहले नहीं देखा। बजट पास हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का बजट पढ़िएगा, उसमें देखिएगा, उसको पढ़िए। उत्तर प्रदेश का जो बजट पास हुआ है उस बजट को पढ़िएगा, उसमें बुंदेलखंड के लिए और यहाँ के किसानों के लिए जो बजट में आया है प्राविधान, अभी वो लागू होना, अभी तो हुआ, 1 महीने पहले बजट पास हुआ। और इस वक्त महाराज पहली बार बुंदेलखंड की समस्या आई है क्या जो आज बजट पढ़ूं? मैं ये कह रहा हूं 65 साल से बजट क्यों नहीं मैं देख पाया? 65 साल से वहां आदमी मर रहा है, पाठा में पानी नहीं। मैं भी वहीं से हूँ, मैं भी किसान हूँ, मुझे पता है। तब इस बार में पटेल साहब, आरके पटेल साहब, क्या मैं भी किसान हूँ। नहीं, माफ करिए आरके पटेल साहब, मैं भी बांदा से ही हूँ। अगर आप मानिकपुर से हैं तो मैं बांदा से हूँ, मुझे भी पता है वहाँ पर क्या होता है और कैसे होता है। जो वहाँ चैम्बरों में एयर कंडीशन में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, जमीन में आकर के पहले धरातल में देखे, धरातल पर देखने के बाद ही आपको फोन लगाया है। पटेल साहब, जो लोग दिल्ली में एयर कंडीशन में बैठ के बात कह रहे हैं, उनसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपको जनता वोट देके चुनती है, इसलिए आपकी जवाबदारी है मेरे दोस्त। से सदन तक हम लड़ने का काम कर रहे हैं, आपकी जवाबदारी है जी। आप 5 साल राजा बाबू बन के घूमते हैं, केंद्रीय मंत्री और झांसी से सांसद, कांग्रेसी सांसद श्री प्रदीप जैन आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी प्रदीप जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी जी। बहुत स्वागत है आपका, अतुल अग्रवाल बोल रहा हूं मैं। मुझे ये समझाइए कि बुंदेलखंड में जो अन्नदाता किसान है वो एक साल में 300 से ज्यादा खुदकुशी करता है। बुंदेलखंड में 5 साल में 35 लाख से ज्यादा लोग पलायन करते हैं। आप वहां के मंत्री हैं, झांसी बुंदेलखंड की राजधानी। मुझे बताइए आखिरकार ये स्थिति कब सुधरेगी, क्यों नहीं सुधर पा रही? हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे देश का संविधान संघीय ढांचे पर निर्भर है। हाँ। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अगर एक समन्वित रूप से कार्य करें तो उससे पूरे बुंदेलखंड की स्थिति परिवर्तित होगी। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि राज्य सरकारें जिस तरह से बुंदेलखंड के अंदर कार्य करना चाहिए उस तरह का कार्य नहीं कर पा रही हैं। भारत सरकार ने राहुल जी के प्रयास से वहां पैकेज भी दिया, बहुत सारी योजनाएं भी दी। महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजना है जिसमें एक एक जिले में डिमांड ड्राइविंग
स्कीम के आधार पर 200 से 250 करोड़ रुपए जाते हैं जी। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन चूंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट को करना है, और अगर स्टेट सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगी, हम बुंदेलखंड के बहुत सारे जिलों में गए, हमने कमियां देखी, राज्य सरकारों को पत्र लिखा, लेकिन चूंकि कार्रवाई उनको करना है, उन्होंने नहीं की। हम पैसा रोक सकते हैं, लेकिन पैसा रोकना कोई निदान नहीं है जी। और इसमें राज्य सरकार को आगे बढ़कर जी जो सबसे राज्य का कमजोर हिस्सा है, जी, तरह अगर परिवार में एक व्यक्ति जो सबसे कमजोर होता है जी, को घर के गार्जियन माता पिता सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और सबसे ज्यादा आगे मंत्री जी, बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मंत्री जी, हमारे जी। मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी आपसे बात करेंगे। अमिताभ जी। प्रदीप जी नमस्कार। हाँ नमस्कार अमिताभ जी। प्रदीप जी मेरे दोस्त भी हैं और बुंदेलखंड से केंद्र में मंत्री भी हैं। प्रदीप जी, आपने अच्छी बात कही कि संघीय ढांचा एक कई बार समस्या भी बन जाता है, लेकिन मुझे वो दौर याद है जब लखनऊ में नारायण दत्त तिवारी शासन करते थे और दिल्ली में इंदिरा जी शासन करती थी। दिल्ली से लखनऊ तक और बुंदेलखंड में गोविंदास रिछारिया शासन करते थे। जी ठीक? जी जी। यानी सब तरफ कांग्रेस, लाली देखन में मैं गई जिद देखूं तितलाल, है ना? जी, जी। सब तरफ कांग्रेस थी। तब बुंदेलखंड का विकास क्यों नहीं हो गया? तब तो संघीय ढांचे की समस्या नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, आपने वही जवाब दे दिया जिसकी हमें अपेक्षा थी। उस समय का अगर हम दौर देखें, हमारे पास सारे आंकड़े हैं। जिस समय ये स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, उस समय वहां सूती मिल लगी, वहां पर मेडिकल कॉलेज खुला, वहां पर ग्रासलैंड की स्थापना हुई, वहां पर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे BHEL हो, ये उसी दौर के हैं जब इंदिरा जी देश में नेतृत्व करती थी और नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश में करते थे। अच्छा। आज वही सूती मिलें जो नारायण दत्त तिवारी के शासन काल में उत्तर प्रदेश में लगाई गई थी, जी। वही जैतपुर के खादी का उद्योग जो महोबा में नारायण दत्त तिवारी के शासन काल में स्थापित किया गया था, जी। वही पान का उद्योग जो जी महोबा के अंदर और ललितपुर उसके के बावजूद भुखमरी क्यों है? प्रदीप जी, BHEL और ग्रासलैंड, जी। हम भी आप वहीं से हैं, आप भी वहीं से हैं, दोनों जानते हैं इन्होंने बुंदेलखंड की कितनी तस्वीर और तकदीर बदल दी। हम समझते हैं कि नियत और नीति पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो राज्य सरकारें आई, आज अगर हम ये बात कहें एक गिलास रखा हुआ है कि आधा खाली है, और वही अगर हमारी दृष्टि सकारात्मक है तो हम कहेंगे कि आधा भरा है। अच्छा, अगर इन उद्योगों को लगाने के समय उसमें इतनी आबादी बुंदेलखंड की नहीं थी, उस समय ये स्थिति करप्शन की नहीं थी। जी। आज स्थिति ये है कि भारत सरकार से जो पैकेज जाता है उसको पार्टी के कार्यकर्ता सिलेक्शन बोर्ड के आधार पर उसकी धनराशि का दुरुपयोग करते हैं। नहीं तो एक खुली किताब आप समझिए। आर.के. पटेल साहब हमारे साथ हैं, आर.के. पटेल साहब हैं हमारे साथ। आप बांदा चित्रकूट से सांसद हैं, सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के गरिमामयी सदस्य हैं। पटेल साहब, इतना पैसा केंद्र से आता है, आप लोग दुरुपयोग क्यों होने देते हैं भाई? राज्य में तो सरकार आपकी है। प्रदीप जैन जी कह रहे हैं। मंत्री जी से भी जानना चाहता हूँ जी, माननीय जैन साहब से। जी, ये हमारे साथ मीटिंगों में रहे हैं। हाँ। और मैं लगातार इस मांग को उठा रहा हूँ कि इस बुंदेलखंड का जो पैकेज आया था 7200-7300 करोड़ रुपए, जी, वो सूखा शमन कार्य नीति योजना के नाम पे आया। और सूखे से निपटने के लिए कितने ट्यूबवेल यहाँ लगवाए गए, सिंचाई के कितने साधन डेवलप कर दिए गए हैं, उन साधनों को मुझे बताओ। मैंने लगातार हर बार प्रस्ताव दिया और इसको लेकर के लगातार मैंने लड़ाई लड़ी। अभी जब वहाँ झांसी में मीटिंग हुई तो मैंने मनटेक सिंह अहलुवालिया को सारे जितने अधिकारी थे उनके सामने नंगा करने का काम किया। लेकिन हम लोगों के पत्र, आजकल जो सत्ता पक्ष होता है विपक्ष के पत्रों को रद्दी की टोकरी में डाल देता है। जी, मंत्री जी बताइए। सारे प्रस्ताव रद्दी की मंत्री जी को सुन लेते हैं। पटेल साहब, मंत्री जी को सुन लीजिए। बिल्कुल, पटेल साहब जो बात कह रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा सत्यता है, क्योंकि डीप बोरिंग के लिए चूंकि उस समय बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और जो पैकेज में काम होने था उसकी डिजाइनिंग उन्होंने की थी, और डिजाइनिंग में चूंकि राज्य के अंदर दखलंदाजी केंद्र नहीं दे सकता। हाँ। अभी समाजवादी पार्टी को तो केवल अभी जुमा 4 या 3 महीने हुए हैं। अभी जब तक जो स्थिति पिछले शासन काल में बिगड़ी हुई है उसको संभालने में हम समझते हैं पटेल साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और हमेशा चाहे पटेल साहब हो या हम हो या चाहे दूसरे दल के सांसद, फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं आप लोग। आप दोनों लोग यहाँ पर फ्रेंडली मैच खेलते नजर आ रहे हैं।
नहीं, बुंदेलखंड जितना हमारा है उतना ही पटेल साहब का है। जी। और पटेल साहब एक जागरूक सांसद है। हम समझते हैं बुंदेलखंड के जितने और मंत्री जी उतना मेरा भी है। प्रदीप जी, मैं बांदा का रहने वाला हूँ, वहाँ की भूखमरी और किसानों को भूख से मरते देखा है। और जब वो भूख से मरते थे, जब उनकी लाश के कमर में बंधा अंगोछा खोला जाता था, तो उनकी अंटी से 11 रुपए, 17 रुपए, 21 रुपए के चेक मिलते थे। बिल्कुल। और ये स्थिति तो चूंकि हम बिना किसी राजनीतिक विद्वेष भाव के एक बात कहना चाहते हैं, जमीन, गांव, शहर और कस्बा राज्य के अधीन रहते हैं। आज NRHM का जो पैसा गया था उसको पूरे देश ने देखा। अब जो बीता समय निकला है उसको पूरा मुल्क जानता है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात आप हमारी और सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वहाँ पर 52,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं और वहाँ पर ग्राम स्तर पर केवल 7,000 कर्मचारी हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आज अभी हम वर्तमान में देखें, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी नजर सहयोगात्मक है। उन्होंने, हम लोगों ने जब पिछली सरकार थी नरेगा में जहां हजारों करोड़ की, मंत्री जी आप बात प्रदीप जी एक बात कहूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं आई। इसके पहले एक से सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए, आपकी आंख भी नम है, पटेल साहब की आंख भी नम है। अभी मैं बसपा के सांसद को लाइन पर लूं, उनकी भी आंख नम होगी। कल तक पटेल साहब भी बसपा में थे, रविंद्र शुक्ला की आंख भी नम है, सारी पार्टियों की आंख नम है। और बुंदेलखंड में हर दिन एक किसान आत्महत्या कर रहा है, 32 लाख लोग छोड़कर चले गए। वही जो हम आपसे सबकी सरकारें रही है हुजूर, कौन ऐसा है जिसने हुकूमत नहीं की उत्तर प्रदेश पर? आज जो पैनल में लोग हैं, आप सब लोग हुकूमत में रहे हैं उत्तर प्रदेश में। निश्चित रूप से जो आप सारी तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी के सांसद से भी अगर आप बात करेंगे तो वो भी यही कहेंगे जो आर.के. पटेल कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल, उनकी बात वहाँ बहुजन समाज पार्टी में नहीं मानी गई। वो हमेशा मीटिंग में भी आते थे तो ये बात कहते थे कि बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए जी, क्योंकि प्रदेश सरकार की तवज्जो नहीं थी जी, प्रदेश सरकार की नियत और नीति नहीं थी जी। आज जो भी स्थिति हो, अखिलेश यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और हमें लगता है कि अभी उन्हें जितना समय हुआ है उन्हें पूर्ण बहुमत मिला है और वो आने वाले समय में तस्वीर परिवर्तन। ये बदहाली, प्रदीप जी, ये बदहाली, ये भुखमरी, ये गुर्बत, ये मौत, ये आत्महत्या, ये जलालत, ये सब कुछ 5 साल में बुंदेलखंड में आ गया क्या? निश्चित रूप से नहीं, ऐसा नहीं है प्रदीप जी, कतई नहीं। 15-17 साल से तो मैं देख रहा हूं बुंदेलखंड को मेरे दोस्त, 15-17 साल से तो मैं देख रहा हूं ये गुर्बत, ये जलालत, ये मौत, ये भुखमरी, ये सूखा, ये एक दिन की देन नहीं है। एक बात बिल्कुल निश्चित रूप से हम कहना चाहते कि जो नजर कांग्रेस के समय में थी, उस समय जो बिजली मिलती थी, कानून व्यवस्था मिलती थी, पानी मिलता था, वो अपेक्षाकृत दूसरी राज्य सरकारों में नहीं मिल रहे। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, आज इस पर बुंदेलखंड पर राजनीति नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें ये होना चाहिए, हम लोग जितने लोग हैं, हम सब बुंदेलखंड के बेटे हैं, वहाँ के भाई हैं जी, कि हम लोग मिलकर एक पूरी रणनीति बनाए और उसके लिए हम लोग प्रयास भी करते हैं। और हमें लगता है कि हतोत्साहित होकर या आत्मविश्वास की कमी से बुंदेलखंड को कुछ मिलने वाला नहीं है। मंत्री जी आप रहिए हमारे साथ। बांदा सदर से आप ही की पार्टी कांग्रेस के विधायक कुंवर विवेक सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर लाइव जुड़े हमारे साथ, माफ कीजिएगा, लाइव हमारे साथ हैं। कुंवर विवेक सिंह जी, बुंदेलखंड में अन्नदाता किसान भूख से मरते हैं, खुदकुशी करते हैं, दबंगों का कहर दलितों पर आफत बनकर टूटता है, रोजगार और काम धंधा है नहीं, इसीलिए लोग पलायन करते हैं ना। क्या इसके लिए आप जैसे और मंत्री जी जैसे जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं हैं? सबसे ज्यादा बरसों तक तो कांग्रेस ने राज किया है। विवेक सिंह जी, देखिए, कांग्रेस के वक्त में जितने पुल बन गए, जितनी नहरें बन गई, जो कुछ बनना था कांग्रेस के वक्त में बन गया है। 89 के बाद से किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। और हालात ये है कि वहां दबंग सवर्ण नहीं रह गया, दबंग वहां दलित हो गया। ये जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए के बलात्कार करा करके जो मामले सामने आए हैं, इसको लेकर के कुछ संख्या बढ़ी। ऐसा नहीं है कि वहां पर
कोई दबंगई कर रहा है। दबंग वहां पर ये नेता करा रहे हैं, जबरदस्ती गलत एप्लीकेशंस लोगों से दिलवाते हैं और लोगों को फंसाने का प्रयत्न करते हैं। 90% मुकदमे जो दर्ज होते हैं वो 90% मुकदमे छूट जाते हैं। दबंग हो गया, उनका लक्ष्य पहली बार सुन रहा हूं, उनको परेशान करना है, न कि उनके मामला में राहत देना। और आज जो वहां से पलायन हो रहा है उसके पीछे मुख्य